हाय वन, स्वागत है आप सभी का आप अपने चैनल पर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा सेशन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ही रहेगा। इंग्लिश में हम इसे रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयार करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग बच्चों को भी इस सेशन को जरूर दिखाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं जो बच्चों को समानता नहीं पता होती है, वो बातें भी बताई जाएंगी। तो हमें समझना है कि गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है और 26 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे क्या-क्या कहानी रही है और क्या-क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है। तो भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो संविधान क्या है यदि हम बात करें तो संविधान किसी भी राष्ट्र के संचालन के लिए बनाए गया नियमों का पुलिंदा होता है। मान लेते हैं कि एक देश है, उसी प्रकार से एक छोटा सा परिवार है या घर है। घर या परिवार में कुछ नियम होते हैं कि आपको इतने टाइम पे घर में आना है, खाना खाने का टाइम निश्चित होता है। तो वो उस घर को सही तरीके से संचालन करने के लिए, उसको चलाने के लिए घर के कुछ नियम होते हैं। जैसे दादाजी, पिताजी, दादी जी, मम्मी जी, ये सब लोग मिलाकर के डिसाइड कर लेते हैं। हालांकि ये लिखित रूप में नहीं होते हैं, लेकिन नियम तो नियम होते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्र के संचालन के लिए जो कोई भी नियम बनाए गए हैं, वो सभी कहलाते हैं एक तरीके से, उनका एक जो गुच्छा, उनका एक जो समुच्चय होता है, ठीक, उनका एक नियमों का समूह जो होता है, उसे कहते हैं संविधान। और इसी संविधान को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह संविधान भारत में अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप यहाँ तैयार किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर में एक तरीके से, यहाँ संविधान सभा, एक जो कमेटी बनाई गई थी हम बोल सकते हैं एक तरीके से, वो लोग बैठ करके इस संविधान का निर्माण उन्होंने किया, जिसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर जी और बहुत सारे लोगों का रोल प्रमुख था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और देश के पहले राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने 26 जनवरी 1950 को ही 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया और इसी के पश्चात भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। अब पूर्ण राज्य की दर्जा की बात करेंगे हम लोग, तो इसके पहले तक में भारत को आजादी मिली हुई थी 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत का जो कि संविधान निर्मित नहीं हुआ था, वो लागू नहीं हुआ था, इसलिए हम यहाँ ब्रिटिश एम्पायर के एक तरीके से भाग के रूप में ही, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके तहत में ही कार्य संचालन कर रहे थे। इसी के पश्चात से जब भारत का संविधान बना, तो उसके पश्चात इसे लागू किया गया 1926 को, सॉरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो यहां हम देख सकते हैं इस प्रकार से कि यहां पर जो एक तरीके से संविधान जो लागू किया गया था, वो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो राष्ट्रपति हमारे थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने यहाँ ध्वजारोहण किया और उसके पश्चात यहाँ उसी के दिन से हम लोग यहाँ गणतंत्र दिवस से मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ वहां पुरानी तस्वीरें हैं, जब यहाँ हमारी जो एक तरीके से रिपब्लिक डे के दिन की, यहाँ 1950 मतलब पहले रिपब्लिक डे के दिन की तस्वीरें हैं, जहां पर ये राजेंद्र प्रसाद जी हमारे ठीक बग्घी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जब परेड हुई थी, तो इस प्रकार से परेड का ये सीन नजर आता है। अगली बात करेंगे, यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां नजर आएंगी। 26 जनवरी जो 2022 अभी हम लोग आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भारत का 73वां 73rd रिपब्लिक डे है, 73वां गणतंत्र दिवस है। पहले गणतंत्र दिवस की कुछ फोटो हम लोग और देख सकते हैं यहाँ पर में, ये राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति हैं। और इसी प्रकार से द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस प्रकार से न्यूज आई हुई थी, द बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, यहां पर में एक तरीके से ये पूरी ऐसी कहानी आ जाती है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट इसके बाद वाली पार्ट पर में। तो यहां हम देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो यहां पर अब एक और बात इंपॉर्टेंट आती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो रहेगा, इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो है उसकी इमेज नजर आती है। इसे बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के अन्य सभी लोग यहां तैयार थे और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का पूरा समय लगा। बहुत सारे देशों में भ्रमण किया गया, उनके संविधान की कुछ अच्छी बातों को हमने अडॉप्ट किया और इस प्रकार से हमने विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया। और ये जो संविधान बना है, इसमें यहां पर भारत की जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, वो यहां नजर आती है। इसे मैं सभी लोगों को लास्ट में एक तरीके से पढ़ करके बताऊंगा, आप लोगों को भी यहाँ रिवाइज करना है इसको। चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर में। अब 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, यहां पर में सबसे बड़ी बात यहां पर आती है।
तो 26 जनवरी को मनाने के पीछे कारण यह है कि भारत का जो संविधान है ना, वो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन इसे लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। कारण इसका यह है कि इसका एक ऐतिहासिक महत्व था। हम बात करेंगे यहां पर 26 जनवरी 1930 को भारत सरकार एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन में एक तरीके से रावी नदी के तट पर यहां बात करेंगे, तिरंगा फहराया गया और एक उस तिरंगा फहराने के साथ में एक संकल्प या प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार यदि भारत को 26 जनवरी 1930 तक यदि भारत को उपनिवेश मतलब कि एक बार से डोमिनेंट स्टेट का दर्जा नहीं देती है तो हम अपने एक तरीके से पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। तो पहली बार भारत को पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए एक तरीके से रेजोल्यूशन पास किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसलिए इसका एक ऐतिहासिक महत्व था और ऐतिहासिक महत्व होने के साथ ही भारत सरकार के द्वारा इस बात को तय किया गया कि हम 26 नवंबर जब संविधान तैयार हुआ है उस दिन ना इसे मना करके हम 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करेंगे। तो देखेंगे हम यहां पर में कुछ इसकी इमेजेस हैं। यहां पर जब 1930 में 26 जनवरी 1930 को ये झंडा फहराया गया उसकी तस्वीर यहां आती है। इसी प्रकार से यहां पर जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तरीके से भाषण दिया था उसका भी एक तरीके से यहां पर क्या है, ये एक इमेज आपके सामने है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर मैं चर्चा करते जाऊंगा, ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का संकल्प पारित किया हुआ था। कांग्रेस, जैसे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस हम कहते हैं, उस दौरान में उसके अधिवेशन में। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब यहां सबसे पहली बात है रिपब्लिक डे की बात की जाती है। तो रिपब्लिक डे में रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, हम बात करेंगे। तो यहां रिपब्लिक का अर्थ सिंपल सा रहेंगे। हम लोग समानता देखते हैं कि किसी भी देश के जो प्रमुख होते हैं ना, वो हमारे पहले दौरान में जो राज्य या देश के प्रमुख जो होते थे वो राजा होते थे। राजा का पद होता था वंशानुगत। लेकिन यहां ये बात कही गई है कि यहां पर जो भारत में जो प्रमुख होंगे वो कोई एक तरीके से राजतंत्र की व्यवस्था नहीं है, कोई राजा का व्यक्ति यहां पर में पदासीन नहीं होगा, बल्कि यहां देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से भी कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। ध्यान रखेंगे, आम जनता से कोई व्यक्ति यहां पर में उस सर्वोच्च पद पर धारण कर सकता है। इसलिए भारत को लोकतांत्रिक और गणराज्य बोला गया है। तो गणराज्य या गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा शासन तंत्र जहां पर राजा की व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि यहां सर्वोच्च पद पर वहां देश का कोई भी नागरिक जिसे विधि सम्मत चुना जाए वह व्यक्ति यहां पर क्या होता है, एक तरीके से प्रमुख माना जाता है। ध्यान रखना, विधि सम्मत चुना जाए। यहां लोगों में से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए बंदूक लेके बोले आज से मैं यहां पर प्रमुख, तो वैसे नहीं होने वाली कहानी। विधि सम्मत मतलब कि न्याय रूप से, लीगल रूप से उसे चयन किया होना चाहिए। तो सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें व्यक्ति नागरिक निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी संविधान के तहत जो नियमों का पुलिंदा होता है या विधि के तहत या नियमों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हैं और निर्वाचित राज्य के प्रमुख शक्तियों को बंटवारा करते हुए यहां पर एक राजतंत्र को मतलब एक शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो यहां ध्यान रखें, गणतंत्र का मतलब क्या हो गया, जहां पर सर्वोच्च पद पर आम व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति सामने आ सकता है, आसीन हो सकता है। यहां पर किसी भी प्रकार से ध्यान रखेंगे, एक ये पद विरासत का पद नहीं होता है। यहां पर सत्ता में कोई भी व्यक्ति प्रमुख आ सकता है, किसी भी व्यक्ति का चयन हो सकता है जो विधि सम्मत वहां पर में स्वीकार किया जाए। तो यह सरकार का एक ऐसा रूप होता है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है, बल्कि जनता से चुना गया हुआ व्यक्ति होता है। तो अब हमारे पास एक और वर्ड आता है कि भारत जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और ब्रिटेन जो रहेगा लोकतांत्रात्मक राजतंत्र वहां पर होता है। तो एक लोकतंत्र वर्ड होता है डेमोक्रेसी और एक होता है रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। दो वर्ड हमारे पास रहेंगे। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों से चुने हुए जो लोग होते हैं ना, प्रतिनिधि होते हैं, उनका शासन यहां पर रहेगा।
जनता सबको समान रूप से यहां पर में अधिकार दिए जाते हैं, लोकतंत्र की बात की जाती है, और सर्वोच्च पद पर आसीन इन्हीं जनता में से किसी व्यक्ति को यहां पर चूज किया जाए तो बन जाता है गणतंत्र। जैसे अमेरिका की बात करेंगे वहां पर भी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन की बात जब हम करते हैं तो यहां पर क्या होता है, एक तरीके से बात करेंगे लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। यहां पर जो सर्वोच्च प्रमुख है ना, सर्वोच्च प्रमुख की बात करेंगे भारत में, वो होते हैं कौन से, राष्ट्रपति साहब। और वही बात करें ब्रिटेन में सर्वोच्च प्रमुख कौन है, कोई बता सकता है क्या, कमेंट करके बताएंगे। तो वहां होती है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, यहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जॉर्ज पंचम, सिस्टम, इस प्रकार से जो वहां राजा या रानी जो हुआ करते हैं वो वहां पर प्रमुख होते हैं। तो वर्तमान बात करेंगे महारानी जो होती है वहां प्रमुख है। इसी प्रकार से भारत में जो एक संसदीय कार्यों के संचालन के लिए एक व्यक्ति और प्रमुख होता है, जिसमें हम नाम लेंगे कौन से, प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी इसी प्रकार से जो ब्रिटेन है वहां पर भी जो एक तरीके से संसदीय कार्यों को संचालन करने के लिए कौन है, लोकतांत्रिक कार्यों को संचालन के लिए कौन होते हैं, यहां पर में नाम मिलेंगे प्रधानमंत्री। तो अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, भारत में भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बात करेंगे ब्रिटेन में कैसे हैं, यहां पर में महारानी होती है सर्वोच्च प्रमुख, मतलब कि वो एक प्रकार से वंशानुगत पद होता है। ध्यान रखेंगे, वंशानुगत पद होना। सभी बच्चों को, सभी लोगों को ध्यान से सुनना इस बारे में। ठीक, तो हमारे यहां राजा नहीं होते हैं, बल्कि सर्वोच्च प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति जी, या राष्ट्रपति जो पद पर आसीन होंगे। इसी प्रकार से बात करेंगे यहां ब्रिटेन में कौन होता है सबसे वहां प्रमुख जो होते हैं, तो वहां की महारानी प्रमुख होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और एक प्रकार से एक हमारे पास लोकतंत्र राजतंत्र जो है, वो दोनों में एक तरीके से आपको अंतर समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो 26 जनवरी 1950 जो है ना, उस दौरान हमने पहली बार एक तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाया हुआ था। तो पहली बार जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया था इरविन एम्फ थिएटर जो प्लेस है, ये आपको ध्यान रखेंगे, ये प्लेस नजर आती है, खुला मैदान था, ये नाम मिलता है इरविन एम्फ थिएटर नाम से प्लेस थी, यहां मनाया गया था। तो देश का पहला जो गणतंत्र था, रिपब्लिक डे है, ठीक, वो 26 जनवरी 1950 को कहां मनाया गया था, इरविन एम्फ थिएटर में। ये एमपीपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, आप लोग इसे तैयार करके रखेंगे। इसके पीछे देखो लाल किला का पूरा एक जो भाग है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 1951 में इस इरविन एम्फी थिएटर का नाम चेंज करते हुए नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नेशनल स्टेडियम। ध्यान रखेंगे इसके बारे में आगे चल रहा के। ठीक, यहां पर ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 मतलब पहले गणतंत्र दिवस के दिन से ही भारत में एक प्रथा शुरुआत की गई कि जो गणतंत्र दिवस के दिन हमारा जो एक तरीके से ध्वजारोहण का कार्य कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। लेकिन एक और बात आई कि यहां पर हमारे यहां कोई ना कोई अतिथि होगा, मुख्य अतिथि होगा, और यहां हमने पहली बार बुलाए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जी को। ध्यान रखेंगे, सुकर्णो जी को बुलाया गया। ये गणतंत्र दिवस पर पहले विदेशी मेहमान थे। मैं आगे यहां पर एक स्लाइड बताऊंगा कौन कौन से प्रमुख विदेशी मेहमान हमारे रहे हैं, वो भी चर्चा करेंगे। तो भारत में ठीक जब गणतंत्र दिवस पहली बार मनाया गया तो उसके पहले विदेशी मेहमान कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जी थे। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये सुकर्णो जी की फोटो यहां पर में आती है, जवाहरलाल नेहरू जी यहां पर में है, और ये एक तरीके से यहां पर में उनके साथ में आई हुई महिला। अगली बात करेंगे कि यहां जब पहली बार ये गणतंत्र दिवस हो रहा था तो यहां हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो बग्घी पर बैठ करके यहां पर में एक तरीके से इस हॉल तक या इस समारोह स्थल तक पहुंचे हुए थे। बग्घी आजकल हम लोग कहां जाते हैं, पूरे एक तरीके से वो गाड़ियों से जाते हैं, लेकिन वहां पर में उन्होंने परंपरागत रूप से बग्घी पर जाना स्वीकार किया। नेक्स्ट बात करेंगे, अब कुछ और यहां पर में अलग अलग तथ्य आते हैं। 26 जनवरी 1952 को ध्यान रखेंगे, अगला जो 2 साल बाद जब हुआ है ना, इनका 1950 को हुआ, फिर 51, फिर 52। तो 1952 को जब पहली बार मतलब कि एक तरीके से जो रैलियां हैं वो ट्रैक्टर रैली निकाली गई, और यहां पर किसानों को एक तरीके से महत्वपूर्ण सम्मान दिया गया। ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1952 को गणतंत्र दिवस पर में जो ट्रैक्टर रैली या ट्रैक्टर परेड यहां पर में शामिल की गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि 26 जनवरी 1955 को गणतंत्र दिवस की परेड पहली बार राजपथ में हुई। इसके पहले अलग अलग जगह पर हो रही, जैसे इरविन एम्फी थिएटर हॉल था या बाकी अन्य जगह के जो हॉल थे, लाल किले के आसपास वाले भाग थे, ठीक, तो अलग अलग प्लेस पर हो रही थी। तो पहली बार 1955 से हम बात करेंगे ये राजपथ पर हुई, और उसके बाद लगातार राजपथ पर ही हमारी गणतंत्र दिवस की परेड होती है। इसके बारे में थोड़ी सी कहानी रहेगी। 26 जनवरी 1957 को पहली बार गणतंत्र दिवस की झांकी में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो नेफा कहलाता था उसे शामिल किया गया।
नॉर्थ ईस्ट मतलब कि जो पूर्वोत्तर के राज्य वाला जो समूह है उसे यहां पर शामिल किया गया था। और 26 जनवरी 1963 को यहां पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में, ठीक जो परेड होती है ना, उसमें हमने किसको शामिल किया था? आरएसएस की टुकड़ी को शामिल किया गया था। आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टुकड़ी को शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं 1955 में, जब हमने पहली बार देखा कि राजपथ पर ये एक तरीके से परेड हुई थी, तो यहां पर 1955 के बाद से गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो रॉयल सीमा जो पहाड़ियां है, रॉयल सीमा पहाड़ियां, वहां से रॉयल सीमा पहाड़ी मतलब कि राष्ट्रपति निवास हो गया, वहां से होकर के राजपथ, फिर इंडिया गेट गुजरते हुए टोटल 8 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं और लाल किले पर खत्म होती है। इस प्रकार से परेड होती है। यहाँ पूरे एक तरीके से यहाँ पर आसपास में लोग यहाँ बैठे होते हैं। इस बार कम लोगों को चूंकि अनुमति दी गई है, 2 बार से कोविड के चलते में, ठीक फुली वैक्सीनेटेड लोगों को इस बार बोला गया था, जिनको दोनों डोज लग चुके हैं उन्हीं को अनुमति दी गई थी। तो 8 किलोमीटर का एक पूरी दूरी तय करते हैं और इस प्रकार से अलग अलग झांकियां यहां प्रस्तुत की जाती हैं, जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे में। इसी जो 26 जनवरी के दिन ही राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। ठीक ध्यान रखने पास में 26 जनवरी की पूर्व संध्या मतलब 25 तारीख को यहां पर में कुछ जो बहादुर बच्चे हैं उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा जाता है। इनकी शुरुआत हुई थी 1957 से। आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के भी 3 बच्चों को यहाँ दिया गया है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इसके दृष्टिकोण से एक पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशि यहां दी जाती है। और सभी बच्चे जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में ठीक जिनको दिया जाता है, उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड कहा जाता है इन गवर्नमेंट चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 26 जनवरी 2008 को पहली बार जो राष्ट्रपति जो है, महिला राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया गया या परेड की सलामी ली गई। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और राष्ट्र के सबसे प्रमुख होते हैं, इसलिए उन्हें सभी सेनाएं जो होती हैं वो करती है सलामी देती हैं। और सलामी कौन लेता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना है कभी भी प्रधानमंत्री या विदेशी मेहमान जो है वो सलामी नहीं लेते हैं, बल्कि राष्ट्रपति लेते हैं। तो पहली बार महिला राष्ट्रपति जिन्होंने परेड की सलामी ली वो कौन थी? हमारी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2008 में हमारे पास में ठीक क्या थी? राष्ट्रपति थी। इसके पश्चात हम बात करेंगे 26 जनवरी 2016 को पहली बार विदेशी सैन्य टुकड़ियों को राजपथ रोड पर क्या किया गया? एक बार से एक सेना में शामिल किया गया था, टुकड़ी को परेड में शामिल किया गया था। तो यहां फ्रांस की सैन्य टुकड़ी थी, उसे 26 जनवरी 2016 को यहां क्या किया गया था कि एक तरीके से विदेशी टुकड़ी को शामिल किया गया था। तो जो फर्स्ट वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर बहुत सारे मेहमान आते हैं विदेशी। तो मैंने बताया था कि 1950 को पहली बार जो विदेशी मेहमान आए वो राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के सुकर्णो जी। इसके बाद दूसरी बार जो यहां पर क्या हुआ था, जब हमारे यहां पर में गणतंत्र दिवस मनाया गया, उस बार 1951 में ठीक नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाही को आमंत्रित किया गया था और वो हमारे क्या थे? एक तरीके से चीफ गेस्ट थे गणतंत्र दिवस के लिए। 52-53 में कोई नहीं आए। इसके पश्चात में लगातार ऐसे हर साल यहां पर में कोई ना कोई बुलाया जाता है। बीच में कुछ कारणवश यहां 2-3 बार ऐसा और हो चुका है जब कोई ना कोई व्यक्ति यहां पर नहीं आए हुए हैं। अगली बात करेंगे 2016 में, जब यहां फ्रांस की टुकड़ी को शामिल किया गया था, तब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में विशेष अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। ध्यान रखना है, फ्रांसवा ओलांदा। इसके बाद 2017 में क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद को बुलाया गया था। संयुक्त अरब अमीरात के थे प्रमुख। ठीक ध्यान रखना, क्राउन थे, यहाँ माने जाते हैं, प्रिंस माने जाते हैं। 2018 की बात करेंगे तो यहां पर मैं जो आसियान देश है ना, आसियान ध्यान रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बात करेंगे तो उनके सदस्य देशों को के प्रमुख को बुलाया गया था। जैसे ब्रुनई के प्रमुख सुल्तान हसन बोल्किया है, इंडोनेशिया के प्रमुख थे जोको विडोडो, लाओस के थे थैंगलोन सिसोलिथ, कंबोडिया के थे प्रधानमंत्री हुन सेनो, मलेशिया के नजीब रजाकी, म्यांमार के राष्ट्रपति हातिन क्याव, फिलीपींस के रोड्रिगो दुर्तेतो, सिंगापुर के हलीमा याकूब जी, थाईलैंड के प्रयुत चान ओचा और वियतनाम के गुएन जुआन फुकू, ये प्रमुखों को बुलाया गया। तो पहली बार था जब हमने एक व्यक्ति को न बुला करके बहुत सारे प्रमुख को बुलाया और वो था 2018 का दौर। ध्यान रखिए आप सभी लोग यहाँ पर में।
उसके बाद 2019 में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख मतलब राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाया गया था। 2020 में जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जॉयर बोल्सोनारो, उनको बुलाया गया। आपने कई बार इनकी इमेज देख चुके होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम यहाँ पे ब्राजील में जब कोविड के थोड़े समस्याएं थी, तब यहाँ पर दवाओं को लेकर के और जो एक तरीके से वैक्सीनेशन का डोज लेकर के पहुंचे हुए थे भारत में, तब बहुत ज्यादा इनकी इमेज यहाँ पर आई हुई थी। और 2021 में यहाँ आमंत्रित किए गए थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के या यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साहब, और इन्होंने लेकिन कोविड कारणों के कारण ये दौरा रद्द हो गया था। उसके बाद 2022 में भी यहाँ कोई भी विदेशी व्यक्ति मेहमान नहीं रहा है। दूसरी बार फिर से लगातार ऐसा हुआ जब कोई विदेशी मेहमान हमारे गणतंत्र दिवस पर नहीं आए थे। तो इस प्रकार से विदेशी मेहमान की पूरी लिस्ट को हमने यहां देखा। अब बात करेंगे 26 जनवरी 2011 की बात जब थी, जो पिछली बार 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस पर ध्यान रखना है कि पहली बार लद्दाख की झांकी प्रस्तुत की गई थी। ये लद्दाख चूंकि राज्य अलग से बन चुका था, केंद्र शासित प्रदेश, उसकी झांकी यहां प्रस्तुत की गई थी उसकी संस्कृति दृष्टिकोण से। और पहली बार महिला पायलट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ जो हैं, उन्होंने परेड में फ्लाई पास्ट किया हुआ था। ध्यान रखना है, फ्लाई पास्ट मतलब कि जो एक तरीके से वो एयरफोर्स के जो कुछ एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, वो एक तरीके से और वो सलामी देते हैं, वो कहलाता है फ्लाई पास्ट की कहानी कहलाती है। तो यहाँ पर पहली बार जो लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ है, उन्हें शामिल किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे 26 जनवरी जो आया है 2022 का 73वां गणतंत्र दिवस, 73rd रिपब्लिक डे। इस दौरान हम बात करेंगे यहां पर अभी तक जो गणतंत्र दिवस समारोह जो है ना, वो मनाया जाता था कब से कब तक में, 24 जनवरी से लेकर के, ध्यान रखना है 24 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक मनाया जाता था, मतलब कि 6 दिन। अब टोटली मनाएगा कौन सा आपका 7 दिन हो जाएंगे। 23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक में, ना तो 8 दिन चाहिए था, लेकिन अपने पास में एक सप्ताह का पूरा एक तरीके सेलिब्रेशन चलेगा 23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक में। 23 जनवरी को क्या है तो बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, मतलब पराक्रम दिवस है। और इसी प्रकार से 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और इसे मनाते हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, वो दिन रहेगा। तो टोटल बात करेंगे 23 जनवरी से शुरुआत होगी और 30 जनवरी तक चलेगा, ठीक समाप्ति का दिन रहेगा। तो 7 दिन मतलब कि ये पूरा एक तरीके से कम रहेंगे यहां पर इनको सेलिब्रेट करने का। ध्यान रखना है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है उसके 75 विमान और हेलीकॉप्टर द्वारा भव्य फ्लाई पास्ट दिखाई जाएगी। इस दौरान में आप सभी ने आज के सुबह के इस प्रोग्राम में देखा होगा। इसी के साथ साथ में पहली बार यहाँ प्रोजेक्शन मैपिंग भी दिखाई गई है। इस दौरान के जो समारोह था, इसमें अलग अलग राज्य जो होते हैं या मंत्रालय जो होते हैं, वो अपनी झांकियां प्रस्तुत करते हैं। तो 12 राज्य और केंद्र शासित देश की इस दौरान झांकी प्रस्तुत की गई थी और इनमें से 9 मंत्रालय का भी यहाँ झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। तो टोटल 21 झांकियों का प्रदर्शन इस बार किया गया है। आपने सभी ने हो सकता है कि सुबह के दौरान इसे देखा होगा, इसलिए मैंने लेक्चर सुबह नहीं रखा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस बार जो इंडिया गेट के पास अमर ज्योति जवान जो जलाई जाती थी, वो उसे वहां न जला करते हुए उसे यहां पर में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वहां शिफ्ट किया गया है, तो वहां पर में जलाया जाएगा। ध्यान रखना है कि पहले यहां अमर ज्योति जलाई जाती थी इंडिया गेट के पास में, लेकिन अब वो नहीं जलाई जाएगी वहां। क्यों? कारण इसका यह है क्योंकि इस जो आपका अमर जवान ज्योति है उसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक मतलब नेशनल वॉर मेमोरियल जो बनाया गया है उसमें विलय कर दिया गया है। अब ये लगातार वहीं जलेगी। अगली हम बात करेंगे एक और जो कार्यक्रम में से परिवर्तन किया गया है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। ये सबसे अंतिम सेरेमनी होती है, मतलब जब हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस का समारोह पूरा समाप्त होता है 29 जनवरी को, ध्यान रखना है 29 जनवरी को, तो उस दिन लास्ट में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। तो ये एक्चुअल में है क्या तो बात करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत में एक अहम हिस्सा मानी जाती है, सेरेमनी को या कार्यक्रम को अहम हिस्सा माना जाता है। और ये हर साल 29 जनवरी की शाम को यहां पर में ये एक तरीके से बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक मानी जाती है। तीनों सेनाओं इस खास मौके पर विशेष धुन बजा करके राष्ट्रपति से अपनी बैरकों में वापस जाने की आधिकारिक अनुमति मांगते हैं। ध्यान रखना है राष्ट्रपति से अनुमति मांगना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ था राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के क्या होते हैं, सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अब ये बीटिंग द रिट्रीट क्या है तो बात कर लेते हैं कि स्कॉटलैंड के एंग्लिकन कवि जो है हेनरी फ्रांसिस लाइट ने 1847 में अवॉइड विद मी को लिखा हुआ था और इसकी जो धुन बजाई जाती थी महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा पसंद थी। और इसी को हम बात करेंगे 1950 के बाद से यही बीटिंग द रिट्रीट समारोह में इसे आपका अवॉइड विद मी को यहां शामिल किया गया था, इसको हिस्सा शामिल किया गया था। लेकिन अब वर्तमान बात करेंगे इसको इसके बजाय में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में यहां बात करेंगे जो आपका अवॉइड विथ मी के स्थान पर सारे जहां से अच्छा जो है उसे शामिल किया गया है।
इनके अलावा यहाँ पर हम बाकी और दोनों को यहाँ चयन किया गया है। हे कांचा, चन्ना बेलौरी, जय जन्मभूमि, नृत्य सरिता, विजय जोश, ऐसी और अन्य यहाँ को भी शामिल किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर मैं एक्चुअल में कौन सी बजेगी। हालांकि बात करेंगे 2019 के कार्यक्रम में, 2020 के कार्यक्रम में भी इस आपका अवॉइड विथ मी को धुन को नहीं बजाया गया था। बाद में विरोध के चलते में 21 को फिर से स्टार्ट कर दिया गया। अब 22 से इसे हटाने की यहाँ पर प्रक्रिया जारी कर ली गई है। तो यहाँ पर मैं सारे जहां से अच्छा है शायद संभवतः है जो एक तरीके से अवॉइड विथ मी जो सॉन्ग की धुन है उसके बजाय इसे बजाया जाएगा। तो इस प्रकार से सारी चीजें हमने पूरा विस्तार से चर्चा की हुई है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है और यहाँ पर मैं इसमें इसका इतिहास क्या रहा है। अब सबसे अंतिम चरण ये रहेगा कि भारत का संविधान जब बना और बनने के पश्चात में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो भारतीय संविधान के जो एक प्रस्तावना या मुखपत्र की बात करते हैं उसे प्रियम्बल या प्रस्तावना उद्देशिका कहा गया। और उद्देशिका मेरा ऐसा मानना है कि सभी भारतीयों को यह उद्देशिका पता होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आप भी इसे कोशिश करिए अगर इसको क्या करना है हम लोगों को, ठीक एक तरीके से मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करना है। ठीक, तो उद्देशिका हमारे पास रहेगी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशील शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये उस दौरान का ईयर था, ठीक, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे लिए आवश्यक चीज कौन सी है, यहां तक की संविधान सभा ने ये इस तरीके से जब संविधान बना के कंप्लीट किया था वो 26 नवंबर 1949 था, ये डेट बताती है। और इस दौरान ये इस संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था। ठीक, इंग्लिश में बात करेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये इंग्लिश में यहां पर मैं इसको रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत कैसा राज्य है, प्रभुत्व संपन्न है, सोवर्जन कंट्री है, मतलब कि ध्यान रखना आप सभी लोगों को कि यहां पर किसी का और नियंत्रण हमारे देश पर नहीं है। समाजवादी है, मतलब कि सोशलिस्ट कंट्री हमारे पास में। सोशलिस्ट कंट्री के पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमारे संसाधन जो है वहां पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज का अधिकार है। और पंथ निरपेक्ष के बारे में बात करेंगे कि भारत राष्ट्र का कोई भी पंथ नहीं होगा, वो भारत राष्ट्र मतलब सरकार सभी पंथ को बराबर तरीके से मानेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारा राष्ट्र कैसा है, लोकतंत्र हमारे पास शासन रहेगा। गणराज्य की मैंने कहानी आपको बताया चुका है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। भारत में जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी प्रकार से स्वतंत्रता की बात की गई है, किसकी किसकी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब की बात करेंगे 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 3 न्याय प्रदान किए गए हैं और समता है प्रतिष्ठा और अवसर की। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, यहां पर में सबको आपकी जो प्रस्तावना है प्रियम्बल वो याद होनी चाहिए। ठीक, तो आज का सेशन हमारा यहां तक रहेगा। जिन लोगों ने इस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सामने लेकर आते जाया करूंगा और इस पूरे सेशन को बच्चों को जरूर दिखाएं। सबसे मेरा निवेदन रहेगा, आपके यहाँ छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कम से कम पता चले कि हम लोग ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं। केवल वो आपका एक जो लड्डू खाने के लिए दिन सेलिब्रेट नहीं होता है, बल्कि कारण क्या है एग्जैक्टली, उसका भी कारण यहाँ एग्जैक्टली हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन यहां तक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, नोट्स और अपडेट्स के लिए कांटेक्ट करेंगे या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे मंथनशाला पर, और इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, अपने पूरा लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।